अब हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला बात जिसको बोलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होता है पहले ये हम लोग समझे। क्वांटम नंबर्स, तो देखो जिस तरह से एक आदमी के एड्रेस को बताने के लिए हम लोगों को, है ना, याद करो 4 चीज का पता चाहिए था, सिटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट और फ्लैट। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए भी हमको 4 जो है वो नंबर की जरूरत है। 4 नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और उसी 4 नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। यानी क्वांटम नंबर्स एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, समझे। क्वांटम नंबर्स क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। समझ में आ रहा है बाबू? तुम लोग थोड़ा टाइप करो, यस नो कुछ नहीं लिखते हो तुम लोग रे, थोड़ा सा टाइप करो तुम लोग। क्वांटम नंबर्स टू आइडेंटिफाई द, टू आइडेंटिफाई द, है ना, लोकेशन या पोजीशन, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और याद करो ये भी एक प्रोबेबिलिटी ही सिर्फ है। टू आइडेंटिफाई द location of an electron in an atom, to identify the location of an electron in an atom, we need 4 numbers. We need 4 numbers. These numbers are called, these numbers are called, these numbers are called, these numbers are called क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्योंकि हम तुमको बताए कि इलेक्ट्रॉन अब एटम में कहीं भी पाया जा सकता है, तो भाई उसका भी एड्रेस निकालना पड़ेगा कि कहां उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हमको 4 नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे किसी आदमी का एड्रेस पता लगाने के लिए 4 चीज का जरूरत था, ठीक है। तो यहां पर हमको जो 4 नंबर का जरूरत है उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। जिसमें पहला जो क्वांटम नंबर्स होता है उसी उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? पहला वाला को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल और सब्सिडियरी, और बहुत, इसका 3 नाम हो गया, है ना, एजीमुथल और सब्सिडियरी और बाइटल एंगुलर, और बाइटल एंगुलर मोमेंटम, और बाइटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और बाइटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किस चीज से? स्मॉल एल से। एजीमुथल और सब्सिडियरी और बाइटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। थर्ड जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, है ना। कुछ लोग देखोगे तो एम या फिर इसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं एमएल, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। और चौथा जो है वो हम लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो एन, एल, एम और एस, ये 4 क्वांटम नंबर हो गए। अब हम लोग समझेंगे कि ये सब है क्या और इस सब का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो याद करो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये किस चीज को बताएगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें तो कहें, यहां पे लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट और शेल in which an electron is present, ठीक है। ये ऑर्बिट और शेल को बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और शेल याद करो सिटी है, सिटी शहर जो सबसे बड़ा है। तो याद करो तुम लोग 10th में पढ़े होगे, 9th या 10th में, कि ये न्यूक्लियस है। और ऐसे हम लोग याद करो ऑर्बिट या सेल को डिनोट करते थे, ऑर्बिट या सेल को ऐसे डिनोट करते थे, अगर तुम लोग को याद होगा तो, ठीक है। ऑर्बिट और सेल को ऐसे डिनोट करते थे, ऐसे, जहां पर ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट था, ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्बिट था जिसको के बोलते थे, एल एम एन ओ, इस तरह से कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, के एल एम एन। और साथ ही साथ यहां पर एक नंबर से भी डिनोट करेंगे, यहां पर एक नंबर से भी डिनोट करेंगे। के को बोलेंगे n बराबर 1, एल को बोलेंगे n बराबर 2, एम को बोलेंगे n बराबर 3, एन को बोलेंगे n बराबर 4, इस तरह से, ठीक है। यानी देखो, मेरा बात समझना, ऑर्बिट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जो के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन ओ पी ऐसे, और एक जो हम लोगों का नेचुरल नंबर है n बराबर 1। तो यहां पर समझो, अगर हम यहां लिखते हैं हेयर n बराबर 1, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? के शेल को, n बराबर 1। अगर हम n बराबर 2 लिखें तो ये रिप्रेजेंट करता है एल शेल को। अगर n बराबर 3 रिप्रेजेंट लिखे तो ये रिप्रेजेंट करता है m शेल को। उसी तरह अगर n बराबर 4 लिखे तो ये रिप्रेजेंट करता है n शेल को। यानी बताओ, वैल्यू ऑफ n कहां से स्टार्ट होता है? वैल्यू ऑफ n कहां से स्टार्ट होता है? द वैल्यूज ऑफ n आर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3, इस तरीके से, है ना। वैल्यूज ऑफ n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, है ना। तो याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 ऐसे जाता है। तुम लोगों में से बता सकता है कोई, हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट होते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने ऑर्बिट होते हैं, बताओ, किसी को आइडिया? हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट होते हैं? बहुत बढ़िया, सब लोग बता रहा है, 1 1 1। बाबू ये नहीं है, याद रखना, याद रखना, किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है। कितना भी ऑर्बिट्स हो सकता है, समझे मेरी बात? नहीं, हम ऑर्बिट अगर पूछ रहे हैं तो किसी भी एटम में कितना भी ऑर्बिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ये भूल है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ऑर्बिट है। हाइड्रोजन में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। 1 2 3 ऑर्बिट्स बोले तो कहोगे हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। ये बात को समझोगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, इसीलिए हम बार बार समझा रहे हैं। n बराबर इंफिनिटी, न्यूक्लियस के बाहर से इंफिनिटी तक में कहीं पर भी हो सकता है। तो कितने ऑर्बिट है हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। पहला बात देखोगे, चूंकि वहां इलेक्ट्रॉन एक ही है इसीलिए वहां फर्स्ट ऑर्बिट है, पर उसी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दोगे तो वही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप मार के सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। इसी को एक्साइटेशन बोलते हैं। तो जब तुम किसी हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दोगे
तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है। इसका मतलब न है कि उसमें एक ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है। कितने ऑर्बिट्स हैं? इनफाइनाइट। इसीलिए n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 कितना भी जा सकता है। बताओ बाबू, यहां तक बात क्लियर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट या सेल को रिप्रेजेंट करता है और इसका वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोले सर, जंप करेगा तो भी पहले वाला ऑर्बिट तो खाली एक ही ऑर्बिट थोड़े रहा है आशीष, एक से ज्यादा ना ऑर्बिट रहा बाबू। एक ऑर्बिट तो इसलिए है क्योंकि हम एक ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। ऑर्बिट का संख्या इनफाइनाइट है, समझोगे मेरी बात? चलो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है भाई ऑर्बिट बताएगा, और साथ ही साथ इसका भी और भी बात है ना, ये ऑर्बिटल का साइज, ये ऑर्बिटल का साइज भी बताता है, वो सब बाद में लिखेंगे। अभी बहुत छोटा, अभी ऐसा थोड़ा सा पढ़ना है कि सब बात हम लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिट या सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसको दो तरीके से डिनोट किया जाता है, KLMN से, और साथ ही साथ n बराबर 1 n बराबर 2 इस तरह से। अब दूसरा जो है वो क्वांटम नंबर हम लोग ले रहे हैं, हम सिर्फ एजीमुथल लिख देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। और समझना कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द सब ऑर्बिट, it represents the suborbit और it represents the suborbit और सर जेड सेल के बाद वाला सेल को, अभी उतना तक का एलिमेंट ही नहीं खोजा गया है ना, उतना तक का एलिमेंट ही नहीं खोजा गया है, तो अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा तो कोई और नोटेशन लिया जाएगा आशीष, समझ में आ रहा है? जहां तक जरूरत पड़ा है KLMNOPQR, अभी उतना एलिमेंट नहीं है तो नहीं जरूरत है। इट रिप्रेजेंट्स द सब ऑर्बिट, इसीलिए तो जेड के जगह हम लोग n बराबर 1 रख रहे हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 कहीं तक जा सकता है। KLMN का लिमिटेशन है, 1 2 3 का थोड़े लिमिटेशन है, समझ रहे मेरी बात? ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सब ऑर्बिट और सब सेल, it represents the suborbit or subcell in which the electron is present। तो सबसे पहले एक बात देखोगे, सबसे पहले एक बात देखोगे बाबू, और देखो सीटी के अंदर कॉलोनीज था, इसी तरह ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट है। तो देखो जितना बड़ा सीटी होगा उतना ज्यादा कॉलोनी का संख्या होगा, शहर बड़ा होगा तो कॉलोनी भी ज्यादा होगा, शहर छोटा होगा तो कॉलोनी भी छोटा होगा। इसका मतलब है कि कॉलोनी किस बात पर निर्भर करेगा, शहर पे, कि शहर कितना बड़ा है। उसी तरह जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू डिपेंड करता है n पर। तो समझना, सबसे पहला बात होगा कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि पहला पॉइंट समझोगे, कोई पूछेगा नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स कितना होता है, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स, तो इसका नंबर होता है, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स जो है वो कितने के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स विदिन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में सब ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है, n ही होता है, n ही, यानी जितना ऑर्बिट होगा उतना ही सब ऑर्बिट होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, एक, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, एक, सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, दो, सेकेंड n बराबर 2 तो दो सब ऑर्बिट रहेगा, समझे? थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, तीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स कितना रहेगा, n के बराबर, n पे डिपेंड करेगा। अब बताओ, ऑर्बिट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे, तो जो सब ऑर्बिट है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं,
और साथ ही साथ एक नंबर से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर समझना अगर हम लोग कहें कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स और वैल्यूज ऑफ एल आर, है ना, वैल्यूज ऑफ एल आर, एल का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यूज क्या होगा, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्योंकि याद करो टोटल वैल्यूज हमको n लेना है, तो समझना अगर हम बोलेंगे n बराबर 3 तो कितने सब ऑर्बिट है, 3। तो कौन कौन सा, l बराबर 0, l बराबर 1 और l बराबर 2, देखो 3 सब ऑर्बिट। तो l का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n-1 होगा, क्योंकि l स्टार्ट होता है 0 से, किससे, 0 से। तो यहां पे समझना अगर हम बोले, मेरा बात ध्यान से समझना, अगर हम n बराबर 1 बोलेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो अगर हम l बराबर 0 बोले तो फर्स्ट सब ऑर्बिट होगा। यानी अगर हम यहां l बराबर 0 बोले तो इसी का मतलब होता है s सब शेल, l बराबर 0 को s बोलते हैं फर्स्ट को, l बराबर 1 को p सब सेल बोलते हैं, l बराबर 1 को। और उसी तरह अगर हम यहां l बराबर 2 बोले तो इसको हम लोग d सब सेल बोलते हैं, l बराबर 2 को। और अगर y टुक 0, y नॉट टेक 1। अब देखो, हाँ, अभी हम तुमको बता रहे हैं कि ये सब जो क्वांटम नंबर्स निकला है, ये एक इक्वेशन से निकला है जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये सब वहां से आया है। तो हम लोग अभी रिवर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज, एल का वैल्यूज स्टार्ट होता है 0 से, ये हम नहीं लिए हैं, ये वो इक्वेशन दिया है, समझे। तो यहां पर तुम ये नहीं पूछ सकते कि ये कहां से आया, ये उस इक्वेशन को सॉल्व करने से आया है। और उस इक्वेशन का कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको हम लोग आईआईटी के फर्स्ट ईयर तक में भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये अभी जैसे तुम बोलते हो n बराबर 1, समझो मेरी बात, तुमको समझना है कि n बराबर 1 अगर है फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट सब ऑर्बिट को हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, l बराबर 0। ये उस इक्वेशन से आया है बाबू, है ना, ये हम लोग नहीं लिखे हैं अपने मन से, ठीक है। तो l बराबर 0 s सब सेल, l बराबर 1 p सब सेल, l बराबर 2 d सब सेल। उसी तरह l बराबर अगर 3 बोलेगा तो f सब सेल। तो नॉर्मली हम लोगों का इससे काम हो जाता है, पर कभी कभी l बराबर 4 भी लिख दिया जाता है, तो f के बाद याद करो क्या आएगा, g, तो g सब सेल बोल देंगे इसको। उसी तरह g h, पर उतना काम में नहीं आएगा, तो मैक्सिमम हमको l बराबर 4 तक का ही काम आता है, ठीक है। तो समझोगे मेरी बात, ये बात याद रखना चाहिए, l बराबर 0 s, l बराबर 1 p, l बराबर 2 क्या, d, l बराबर 3 f। तो अब एक बात बताओ हमको, यहां पर इफ n बराबर अगर 1 होगा, तो l का बताओ कितना वैल्यू होगा हमारे पास, n बराबर 1 होगा तो l का कितना वैल्यू होगा हमारे पास, सिर्फ एक, 0। और वो वैल्यू कौन सा होगा, 0। n बराबर 1 और l बराबर 0, इसी को हम लोग 1s बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1s, फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट 1s, ठीक है। n बराबर 1, l बराबर 0, इसी को क्या बोलते हैं, 1s। समझ में बात आया, n बराबर 1, l बराबर 0, ठीक है, इसी को बोलेंगे 1s। अगर हम तुमसे पूछे कि अगर n बराबर 2 है तो अब बताओ l का वैल्यू कितना होगा, l का भी दो वैल्यू आएगा, कौन कौन सा, 0 और 1। तो n बराबर 2 है, तो यानी सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हुए, दो। और उसको कैसे दिखाया जाएगा,
उसको दिखाया जाएगा 2s, 20 2s, और 2 और 1 इसी को बोला जाएगा 2p। n बराबर 2, l बराबर 0, 2s, n बराबर 2 और l बराबर 1 इसी को बोला जाएगा 2p, 2s 2p। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो तो बात तो बताओ। तो यहां पर n बराबर 3 है तो l का कितना वैल्यू आएगा? l बराबर 3 है तो l का वैल्यू बताओ, कौन कौन सा वैल्यू होगा l का? लिखो फटाफट। 0 1 और 2, 0 1 और 2 बाबू होगा। 0 1 और 2। तो बताओ इसमें कितने कितने सब ऑर्बिट हुए? इसमें कितने सब ऑर्बिट हुए? हाँ 3। तो स्मॉल से लिखना है 3s 3p और 3d, 3s 3p 3d। ऐसे हुआ। n बराबर 3, l बराबर 0, 3s, n बराबर 3 और l बराबर 1, 3p, n बराबर 3, l बराबर 2, 3d। ठीक है। अब बताओ तो अगर हम लोग यहाँ n बराबर 4 रख दे तो l का वैल्यू क्या आएगा? n बराबर 4 में, n बराबर 4 में l बराबर 0 1 2 3, इसीलिए इसमें 4 सब ऑर्बिट होगा और उसका नाम हो जाएगा 4s 4p, 4s 4p, 4d और 4d और साथ ही साथ 4f, 4d और 4f। ठीक है। 4s 4p 4d और 4f, 4 हम लोगों का है ना सब ऑर्बिट हो जाएगा। 4s 4p 4d और 4f, 4 सब ऑर्बिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद तुम लोगों को बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर, समझाओगे? यही सब क्वेश्चन आईआईटी और नीट में आता है। ठीक है। तो देखो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा महत्व दे रहे हैं और पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा हम लोगों को। क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, कौन इसमें से सही है? विच इज करेक्ट। ऑप्शन ए है यहां पे हम लोग सबसे पहले n है और यहां पर l है। ऑप्शन ए है 1 और 1। बी जो है वो है 2 और 2। सी जो है वो है 3 और 0, 3 और 0। और डी जो है वो है 3 और 2। इसमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कोई जरूरी है कौन सा ऑप्शन सही है? तुम लोग सब लोग एक ही ऑप्शन बता रहे हो जी। हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो सकता है चारों ऑप्शन सही हो। चेक करो पहले। देखो बता रहे हैं, बात को समझना, समझो मेरी बात। अगर n बराबर 1 होगा, अगर n बराबर 1 होगा तो l का वैल्यू कितना होगा? 0, सिर्फ एक वैल्यू। n बराबर 1 l बराबर 0, यानी ये सही नहीं है। बी में देखो, अगर n का वैल्यू 2 होता तो l का वैल्यू 0 और 1 होता, यहां 2 लिया गया, ये भी गलत है। सी नहीं सही है, सी सही है जी, सी सही नहीं है। n बराबर अगर 3 होगा तो l का वैल्यू 0 1 और 2 कोई भी हो सकता है। यहां 0 लिखा गया, ये भी सही है और ये भी सही है। सी और डी दोनों सही है जी। n बराबर 3 के लिए l बराबर 0 भी होगा, l बराबर 1 भी होगा और l बराबर 2 भी होगा। ठीक है। फिर यहां पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर से सेम क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, विच इज पॉसिबल, बताना है कौन इसमें से पॉसिबल है। विच इज पॉसिबल। ऑप्शन ए है 2d, बी है 3d, सी जो है वो है 4f
और डी जो है वो है 4g। तुमको बताना है इसमें से कौन कौन सा सब ऑर्बिट संभव है। तो हम तुमको एक तरीका बता रहे हैं। ऐसे सवाल को तो आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम तुमको एक बात बता रहे हैं कौन कौन पॉसिबल है। सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले इसके लिए n का वैल्यू बताओ, इसके लिए n का वैल्यू बताओ, इसके लिए n का वैल्यू बताओ, इसके लिए n का वैल्यू क्या है 2। और इसके लिए l का वैल्यू बताओ, l का वैल्यू बताओ। तो देखो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 और d के लिए 2। देखो 2 हो गया। तो n बराबर 2, तो l बराबर 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर n बराबर 2 होगा तो l बराबर 0 और 1 होता है। इसका मतलब है 2d और बाइटल नहीं होगा। इसीलिए देखो 1s हम लोग लिखते हैं, 1s के बाद 2s लिखेंगे, 2s के बाद 2p लिखेंगे, लेकिन 2d नहीं लिखेंगे, 2d नहीं होगा। अब एक बात बताओ, यहां के लिए n का वैल्यू रखो 3 और l का वैल्यू d के लिए 2 होता है, ये सही है। तो b पॉसिबल है, 3d हो सकता है सब सेल। अब 4f में देखो, 4f में n बराबर 4 और l बराबर 3, ये भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। लेकिन बताओ 4g होगा, 4g, ये n बराबर 4 है और l बराबर भी 4 है, तो 4g नहीं पॉसिबल है। इसीलिए आंसर सिर्फ बी और सी होगा। क्लियर बात हो रहा है, बताओ क्लियर, क्लियर बात हो रहा है, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेटर से KLMN और डिजिट से 1 से, और जो सब सेल है उसको लेटर से SPDF और डिजिट से 0 1 2 3, ये याद रखना है। तो ऑर्बिट के अंदर हमको सब ऑर्बिट मिल गया। अब सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, उसी के लिए हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर देखेंगे, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, है ना। तो ये क्या बताएगा? it represents the orbital, it represents the orbital in which an electron is present। तो देखो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, तो किसी भी ऑर्बिट में उतना ही सब ऑर्बिट रहता है, n बराबर 2 तो 2 ही सब ऑर्बिट। तो अब हमको देखना है कि किसी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, तो फिर ऑर्बिटल का संख्या कितना होगा, यानी अपार्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा? कॉलोनी के साइज पे। कॉलोनी ज्यादा बड़ा होगा तो अपार्टमेंट भी बड़ा बड़ा बनेगा, या ज्यादा नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बनेगा। इसीलिए सबसे पहले देखना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, इन अ सब ऑर्बिट, किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की कुल संख्या 12 + 1 होती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब ऑर्बिट, ये सब याद रखना है, ये सब रिजल्ट है, कहां से आया नहीं मतलब, ये सब याद रखना है। किसी भी सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होता है? 12 + 1 टोटल ऑर्बिटल्स। और m का जो वैल्यूज स्टार्ट होगा, वैल्यूज ऑफ m आर -l से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ते बढ़ते 0 तक जाता है और फिर यहां पर +l तक आता है, वैल्यूज ऑफ m। यानी जो ऑर्बिटल है उसका वैल्यू स्टार्ट होगा -l से और कहां तक जाएगा? +l तक जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे यहां पर
बताओ L बराबर 0, L बराबर 0, समझो कौन सा ऑर्बिट, L बराबर 0 कौन सा ऑर्बिट, L बराबर 0 कौन सा ऑर्बिट, S सब ऑर्बिट, S सब ऑर्बिट। अब इसमें लिखो L का वैल्यू 0 लिखो तो कितना सब और कितना ऑर्बिटल मिलेगा, एक। यानी हम लोग कहेंगे कि S सब ऑर्बिट में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, यानी L बराबर 0 कौन सा हुआ, S सब ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हम लोग कहेंगे कि इसमें एक और बाइटल मिलेगा, और बाइटल को बॉक्स से बनाते हैं, और बाइटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कहेंगे L बराबर 0, तो पहले M का वैल्यू लिख लेते हैं, L बराबर 0। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया, यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, L बराबर 0 का मतलब हो गया S, है ना, इसको छोड़ देते हैं यहां पे, तुम लोग समझ रहे होगे। L बराबर 0 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया, एक। यानी S सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है, एक। और ऑर्बिटल्स को नॉर्मली हम लोग बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स से। और इसके नीचे देखो L बराबर 0 है, तो M का भी वैल्यू क्या होगा, 0। M का भी वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि M का वैल्यू स्टार्ट होता है -L से, यानी -0 से एक ही वैल्यू है, तो 0 ही होगा। ठीक है, एक बार और फिर से देखते हैं, यहां पे बताना B, अगर L बराबर 1 हुआ, यानी P सबसेल L बराबर 1 हुआ, कौन सा सबसेल, P। बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, L का वैल्यू यहां पर 1 रखो, L का वैल्यू यहां पर 1 रखो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3, है ना। और वो ऑर्बिटल्स को किससे डिनोट करेंगे, तो देखो -1, 0 और +1, यानी P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी 3 बॉक्स बनाएंगे, P सब ऑर्बिट में 3 बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, P सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स यानी 3 बॉक्स, 1 2 3, और यहां -1 M का वैल्यू, यहां 0 और यहां +1, ऐसे दिखाते हैं। देखो इस ऑर्बिटल के लिए -1 0 +1, अदला बदली नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते +1 0 -1 नहीं, हमेशा है ना कम से स्टार्ट करना है, -1 0 +1। तो बताओ एस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स, एक। पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3। -1 इस ऑर्बिटल का वैल्यू हो गया -1 0 और +1। ठीक है, एक फोटो ले लेते हैं, फिर इसको और आगे पढ़ते हैं। अब बताओ, अगर हम लोग यहां L बराबर 2 लेंगे, L बराबर 2 यानी कौन सा सबसेल जानते हो ना, D सबसेल। L बराबर 2 कौन सा सबसेल, D सबसेल। बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे इसमें, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 5, क्योंकि 2L + 1 होता है, L का वैल्यू 2 डाल देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे, 5। बताओ कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, यहां 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा, -2 -1 0 +1 और +2। M का वैल्यू स्टार्ट होता है -L से और जाता है +L, ये याद रखना। अब बताओ, तो अगर हम यहां L बराबर 3 रखें, तो कौन सा सबसेल, F सबसेल, F सबसेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 7। तो यहां पर कितना बॉक्स बनाए, 7 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां -3 -2 -1 0
+1 +2 और +3। हाँ, हमेशा माइनस से स्टार्ट करना है जानवी। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, समझे? तो ये हम लोगों का हो गया, है ना, कि किसी भी ऑर्बिट में, है ना, जो ऑर्बिट की संख्या होती है वही उसमें सब ऑर्बिट्स हो गया। अगर जो सब ऑर्बिट अगर एल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l + 1 होगा, और उसका वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से, है ना, -l से लेकर +l तक स्टार्ट होगा। अब हम एक यहाँ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। और यहां पर हम लोग n है, यहां l है और यहां m है। ऑप्शन ए है 2 0 0, बी जो है वो है 3 0 1, सी जो है वो है 3 2 2, और डी जो है वो है 3 3 0। बताओ इसमें से कौन सही है? तो जब एल, बताओ बाबू, जब एल बराबर 0 था तो एम का वैल्यू कहां से स्टार्ट लिए? -l, यानी -0 0 +0। तो बताओ तो तीनों तो जीरो ही ना हो गया। -0 लिखने से बढ़िया है कि उसको जीरो लिख दिए। -0 0 +0 सब जीरो हो गया, इसीलिए जीरो ही लिया गया। अब वो हम लोग बताएंगे कि वो डायरेक्शन को बताता है ना, वो डायरेक्शन को बताता है, वो सब आगे का कहानी है। अभी याद रखो l बराबर 0 तो m बराबर 0 है, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले हम जो पूछ रहे हैं, बताओ a सही है, a सही है कि नहीं है? तो a सही है क्योंकि n का वैल्यू 2 हो सकता है, और अगर n का 2 होगा तो l का वैल्यू 0 और 1 होगा। यहां 0 लिखा हुआ है, सही बात है। और जब l 0 होता है तो m का वैल्यू 0 होता है, तो ये ऑप्शन सही है, a सही है। बताओ b सही है कि गलत है? b सही है कि गलत है? आशीष तुम ही बताओगे, b सही है कि गलत है, बताओ। b b b राइट है, गड़बड़ है, रॉन्ग है। सृष्टि सही बोल रही है, रॉन्ग है, गलत है। आशीष सही बात है, गलत है। क्योंकि अगर n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू 0 होगा, सही बात है। पर l 0 है तो m भी 0 होता है। यहां तो m 1 लिख रहे हैं हम लोग, l और m मैच नहीं कर रहा है। l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू मैच क्यों होना चाहिए? कोई जरूरी थोड़े कि मैच करेगा। अच्छा बताओ तो, ये लिख दे, ये सही है कि गलत है? अभी बताओ तो, ये सही है कि गलत है? बताओ। बी बी सही है कि गलत है? बताओ, तब हम समझे कि तुम लोग समझ रहे हो। बताओ, बी सही है, करेक्ट है। क्योंकि n बराबर 3 होगा तो l का वैल्यू 0 1 और 2 होगा, 2 होगा। अगर l 2 होगा तो m -2 से +2 कोई भी हो सकता है। लेकिन सर 12 + 1 में से तो m बराबर 1 आना चाहिए, कहां m बराबर 1 आएगा? 12 + 1 तो m का नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है आशीष। सही, तुम्हारा डाउट सही है, पर सुनो, 12 + 1 जो आता है वो ऑर्बिटल का संख्या बताता है। m का एक वैल्यूज होगा, पर वो वैल्यूज कौन सा होगा वो नहीं बताता है। तुम समझ रहे हो कि 2l + 1 में अगर l बराबर 0 रख दे तो ये 1 आएगा, तो ये m बराबर 1 नहीं है, ये गलत है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक है, उस ऑर्बिटल का वैल्यू जो है वो m बराबर 0 है। बात को समझो, m बराबर 0 उस ऑर्बिटल का वैल्यूज है, वो ऑर्बिटल का संख्या एक है, एक ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक हुआ। 12 + 1 क्या देता है आशीष? हाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। 12 + 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देगा, उस ऑर्बिटल्स का वैल्यू तो है। तो देखो यहां पर क्या था, यहां पर 0 था, तो ये गलत हो गया बी। सी बताओ सही है कि गलत है? सी सही है कि गलत है? n बराबर 3 होता है कि नहीं? n बराबर 3, अरे सी n बराबर 3 सही है ना? और तो l बराबर क्या होगा? अरे सही है,
तुम लोग एक एक करके देखो, n बराबर अगर 3 है तो l का वैल्यू 0, 1 और 2 होता है, तो 2 दिया हुआ है। और l का वैल्यू अगर 2 है तो m -2 से लेके +2 में कोई भी वैल्यूज हो सकता है, तो यहाँ 2 है तो c भी सही है, b भी, a सही है और c भी सही है। ठीक है, बताओ डी सही है कि गलत है, बताओ। हाँ, डी सही है कि गलत है, इस बार कोई गलत, डी रॉन्ग। हाँ, क्यों गलत हो गया, क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकता है, पर यहां 3 लिखा हुआ है, ये गलत दे दिया है, ये गलत दे दिया है। हाँ, l बराबर 3 नहीं होगा, ये गलत है। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग सही सही बनाओ, विच इज करेक्ट। यही सब तुमको नीट मेडिकल ये सब में पूछा जाता है, इसीलिए तुम लोग को इतना तोड़ के समझा रहे हैं, समझे? यहाँ पे बताना, यहाँ पे 201 बी 320, सी जो है वो है 434 और डी जो है वो है तुम्हारा 400। बताओ इसमें से कौन कौन सही है? फर्स्ट बताओ सही है कि गलत है, फर्स्ट सही है कि गलत है? पहला 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 फर्स्ट। अरे, एल बराबर 0 तो एम बराबर 1 होगा, एल बराबर 0 तो एम बराबर 0 होगा, पहला गलत है। सेकंड बताओ, सेकंड, पहला रॉन्ग है, हाँ, सेकंड बताओ सही है कि गलत? बी सही है, क्योंकि अगर n बराबर 3 है तो l 0, 1, 2 होता है, यहाँ 2 दिया हुआ है, और अगर l 2 है तो अब 2 के लिए m का वैल्यू देखो तो -2 से +2 तो 0 भी आएगा, तो बी सही है। सी इज रॉन्ग, हाँ सी रॉन्ग है, क्योंकि देखो n बराबर 3 है तो l बराबर, n बराबर 4 है तो l बराबर 3 हो सकता है, पर m का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा यहाँ, तो सी गलत है, डी सही है, डी सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो होपफुली तुम लोगों को, है ना, अभी तक तो कोई दिक्कत आया नहीं होगा, हमको लग रहा है तुम लोग तेज हो। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग 3 क्वांटम नंबर के बारे में सीखे। अब देखो, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सब चीज में मॉडिफिकेशन आएगा, इसीलिए अभी हल चिंता नहीं करना है। बहुत लोग सर ये हुआ वो हुआ सब बताएंगे, है ना, सब बताएंगे, घबराना नहीं है। अभी जैसे जैसे आगे आएगा पुराना बात चेंज होते जाएगा, अभी इत्मीनान से समझना है। चौथा जो है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, काहे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एन ऑर्बिट को बता रहा है, एल सब ऑर्बिट को बता रहा है, एम ऑर्बिटल को बता रहा है, और स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है ना, इट रिप्रेजेंट्स द spin of an electron about its, it represents the spin of an electron about its on axis। तो देखो, जैसे हम लोग बताए थे कि अर्थ, है ना, अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो अगर हम कहें कि, है ना, इसको अगर तुम समझो, ये अगर एक एक्सिस है, अगर इधर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस समझो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी घूम सकता है क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे,
क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, और अपने एक्सिस पे अगर हम लोग देखें तो यहां क्लॉकवाइज, और अगर देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। सर एस कैपिटल है या स्मॉल? एस स्मॉल है, बताते हैं यहां पर, है ना। तो एस बराबर तुम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को अगर इसको प्लस हाफ दोगे एस बराबर, तो इसको एस बराबर क्या मिलेगा? माइनस हाफ। कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लस हाफ ही हो, अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ है, ये अगर माइनस हाफ है, यहाँ ये डायरेक्शन क्या हुआ? क्लॉकवाइज, है ना, और ये डायरेक्शन क्या हुआ? यहाँ पर क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्या हो गया हम लोगों का? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मान लो। तो यहां पे देखो, अगर इसको s बराबर प्लस हाफ मानोगे तो ये s बराबर क्या होगा? माइनस हाफ। या अगर इसको माइनस हाफ मानोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। अभी इसमें बहुत सारा चेंजिंग आएगा, अभी ध्यान से बस समझना कि यहां पर an orbital can have maximum, an orbital can have maximum 2 electrons, and orbitals can have maximum कितना? 2 electrons with opposite spin, with opposite spin। किसी भी एक ऑर्बिटल में, हाँ हाँ, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, किसी को भी तुम पॉजिटिव और निगेटिव मान सकते हो, और इस पर अभी बहुत हम लोग लंबा डिस्कशन करेंगे अभी बाद में, जब धीरे धीरे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, है ना। सर क्लॉकवाइज निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, सब समझो। अगर ये एक ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तुमको मन है कभी भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेश समझे मेरी बात? यहां पर अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को ऐसे दिखाएंगे, दूसरे को ऐसे, इससे पता चलेगा एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाइड्रोजन में सर्वेश एक ही इलेक्ट्रॉन है तो तुम उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, तुम उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, और तुम उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विथ क्या होगा? विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन, दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अलग अलग। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब अगर हम यहां एक टेबल बनाए, यहां हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ सब ऑर्बिट, यहां हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ सब ऑर्बिट, यहां हम लोग लिख रहे हैं टाइप ऑफ सब ऑर्बिट, यहां लिख रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहां लिख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकता है। बताओ, पहला फर्स्ट, एस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक। एस सब ऑर्बिट के लिए याद करो एल बराबर 0 होता है, तो एस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? 2। पी सब ऑर्बिट में, पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3, और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 6। थर्ड, डी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? 10। और फोर्थ में लिखें एफ सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स? 7, और कितने इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम 14, है ना। एक बात याद रखना, ये सब सब ऑर्बिट में है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी क्या है? सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिटल किसी का भी रहेगा,
उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। रटना नहीं है, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, ये सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल किसी भी सब ऑर्बिट का रहेगा वो हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा विथ अपोजिट स्पिन। बताओ बाबू, आज का क्लास यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लास क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया।